अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT ट्रिपल वन का लेसन 2 पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है एवल्यूएशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ हम लेक्चर 3 भी कर लेंगे कवर, क्योंकि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में एक ही बात डिस्कस की जा रही है, और अगर हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा रिदम कायम नहीं रहेगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 1973 में जो कानून बना था उसमें जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स बताए गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या थे। सबसे पहले कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, हर शख्स को उसकी मतलब कि उसका तहफ़्फ़ुज़ उसे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारी आर्म फोर्सेस मौजूद है, हमारी पुलिस मौजूद है जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमारी सोसाइटीज़ में मौजूद है, हर जगह पर मौजूद होती है। सेफगार्ड्स एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेफगार्ड्स एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान ने जुर्म किया भी है तो आप उसे फिर भी मतलब उसकी कस्टडी से पहले उसे वार्न करते हो कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा इस वक्त पर। अगर वो अपने डिफेंड के लिए कोई भी लॉयर को हायर करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता कि वो जुर्म उसने किया भी है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर्स को प्रोहिबिटेड, मना कर दिया गया, इन पर पाबंदी लगा दी गई फोर्स्ड लेबर्स पर। फोर्स्ड लेबर्स क्या होता है कि जो पहले वक्तों में लोंडियाँ खरीद ली जाती थी और उनसे हर तरह का काम करवाया जाता था, लेकिन उन्हें किसी भी किस्म का मुआवजा अदा नहीं किया जाता था। और लेकिन इस चीज़ पर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से पाबंदी लगाई गई कि आप मतलब अगर कोई काम अगर किसी से करवाते हैं तो आप उसको उसका बाकायदा मुआवजा भी देंगे। उसके बाद इनवैल्यूएबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन आ जाता है कि हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है, उसका एक प्राइवेसी ऑफ होम होती है। अगर आप किसी ने कोई जुर्म किया भी है, आप उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर में जाते हैं तो आप अपने मतलब हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। हम देखते हैं कि उनके साथ लेडीज़ पुलिस होती है जो उनके घर में इंटर होती है, आप ऐसे ही किसके घर में इंटर नहीं हो सकते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में आगे बात की जा रही है कि आपको हर किस्म की आज़ादी मिली इस कानून में कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। आगे फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया जा रहा है। ये दोनों एक ही मीनिंग्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल के आप कोई एजेंडा बनाते हैं अगर, जो कि पॉजिटिव मीनिंग्स में आता है। ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ या किसी पब्लिक पर तशद्दुद करें या किसी को ब्लेम करें, ऐसा नहीं, बल्कि आप एक पॉजिटिव मैनर्स में रहते हुए, पॉजिटिव मीनिंग में रहते हुए, पॉजिटिव तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी अपनी राय पेश कर सकते हैं, कोई एजेंडा बना सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जिसमें बिजनेस और प्रोफेशन शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड कर सकते हैं, आप अगर कोई बिजनेस कायम करना चाहते हैं, आपको बिजनेस बना सकते हैं, उससे रजिस्टर पहले आपको करवाना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रेड कर रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज़ आप भेज रहे हैं तो वो आपको एक लीगली तौर पर आपको उसे पास करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रग्स वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का पूरा हक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि अपने मैनर्स में रहते हुए, अपने तहजीब के दायरे में रहते हुए आप अपनी किसी भी किस्म की राय को पेश कर सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन्स एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल जो भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनको पूरा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनको उनके तरीके से इबादत करने का पूरा हक दिया जाता है, उनको इबादत गाहें बनाने की इजाज़त दी गई। सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन ऑफ पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कोई भी अगर रिलीजन प्लेस है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस तरह हमारी मसाजिद हैं जिन उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, इस तरह अगर कोई और मजहब है उनकी जो भी इबादत गाह है उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, के अगर कोई भी जगह है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इस्लामी सब्जेक्ट इस्लामियात पढ़ाया जाता है, अब फोर्सफुली किसी भी दूसरे मजहब के बंदे को वो नहीं पढ़ा सकते। अब उनके पास चॉइस होती है कि वो अपने मजहब का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या उन्हें उनके मार्क्स दे दिए जाते हैं। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ सिटीजन के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमने पहले भी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा कि सबको बराबरी दी जाए, सबको औरत मर्द बच्चे हर किसी को बराबर की इज्जत दी जाए और इक्वलिटी कायम रखी जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ हर किसी इंसान को जाने की इजाज़त है, हर किस्म के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के बंदा वहाँ पे जा सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि फला इंसान वहाँ जा सकता है और फला इंसान नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग पब्लिक एजेंसीज, जो भी पब्लिक एजेंसीज पर फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल वगैरह इसमें शामिल होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर इसका, तब से इसका मतलब ये इजाद हो चुकी है।
वजूद भी आ चुकी है। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसमें मज़ीद सब्जेक्ट्स, मज़ीद स्कूल्स ऐड होते गए। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आगे उसके डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिफरेंट स्कूल्स में डिवाइड किया गया और यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल स्कूल, ठीक है? इसमें मैं पहले आपको कुछ बातें बता दूँ जिन्होंने लिखा कि हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। मतलब अगर कोई भी किसी किस्म की सिचुएशन होती है, कोई पोल्यूशन का मसला, किसी स्कूल में फीस का मसला, किसी फैक्ट्री में इलीगल चीज़ों का बेचना या गलत प्रोडक्ट से चीज़ें बनाना, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, ये गवर्नमेंट का हक होता है कि वो हर चीज़ पर नज़र रखे और सब काम को एक मुनासिब और एक प्रॉपर तरीके से करवाए, ठीक है? अब हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे क्लासिकल स्कूल में जिनका अहम किरदार रहा वो है वुडरो विल्सन। इन्होंने एक ऐसे लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, जिसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी जो थी कि यूएसए गवर्नमेंट के बारे में। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट और करप्ट है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं उन्हें ही गवर्नमेंट में आना चाहिए, ना कि कोई भी मुँह उठा के गवर्नमेंट में आके आ जाए, बल्कि जो प्रॉपर तरीके के पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें एक तजुर्बा होता है उन्हें गवर्नमेंट में आना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट थे। इन्हें लगता था कि हमें इन चीज़ों से काम और फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी सौंपना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा एफिशिएंट समझते थे। और फिर इन्होंने बाद में कहा कि जो पॉलिटिक्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा अलग समझा जाए। ये नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है वही पॉलिटिक्स में भी आ सकता है, नहीं, इस चीज़ में थोड़ा-सा फ़र्क है। मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स में थोड़ा डिफरेंस है और इस चीज़ में थोड़ा-सा डिफरेंस हमें रखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पर्सनैलिटी है दैट इज़ ल्यूनर डी वाइट है। इन्होंने आर्टिकल लिखा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। इनके 2 सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बात की कि जो हमने पहले देखा कि हर किसी से राय लेके फैसला किया जाना चाहिए। ये ज़्यादा चीज़ जो है इन्होंने समझा कि ये ज़्यादा बेटर है और इससे जो ऑर्गेनाइज़ेशंस के फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव कर सकती हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर सकती हैं। उसके बाद फिर डब्ल्यू.एफ. विलोकबाय हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन इन्होंने वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए ये आर्टिकल लिखा। इन्होंने कहा कि हर इंसान वैल्यू फ्री होना चाहिए, मतलब सबको इक्वली वैल्यूज दी जानी चाहिए। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। इन्हें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाकियों का भी काम अच्छा है, आप उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने यूएसए में एक मिडवेल स्टील कंपनी में ये काम करते थे, जहाँ पर कोल, जो राइस कोल है और आयरन जो है वो लोड के अनलोडेड किया जाता था। उसकी तादाद भी बताई हुई है और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी चीज़ राइट लोड की जाती है। मतलब ये इस तरह क्वेश्चन नहीं है कि आप देख के बता दें कि पता चल रहा है कि यही चीज़ ज़्यादा लोड हो रही है, आयरन ज़्यादा लोड हो रहा है। वो कहते थे कि आयरन का वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन जो राइस कोल है उसका वज़न बहुत कम होता है। तो फिर क्या हम इसकी मकदार को सिर्फ़ इतना ही लोड क्यों करते हैं, कम क्यों करते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? और इसकी बुनियाद पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 लेबर्स लिए और उन्हें डिफरेंट काम दिए। उन्हें कहा कि आप लोगों ने 2 दिन लगातार काम करना है, जितनी आपके अंदर पावर है आप अपनी सारी पावर को इनपुट कर दें, अपनी पूरी स्ट्रगल करें, मतलब कि आपने फुल थक जाना है। आप जब आपने ये कहना है कि अब हम इससे मज़ीद काम नहीं कर सकते। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करवाया, इससे पता चला कि दोनों लगातार मुसलसल और अपनी पूरी ताकत लगा के काम करने के बाद इतना-इतना लोड कर सके हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जब इन्हें कलेक्ट किया जाए तो वो इतना ही बनता है जितना ऊपर हमने पहले पढ़ा। तो इससे ये रिज़ल्ट निकला कि वहाँ पे जो भी वर्कर्स थे वो ऑनेस्टली सब काम कर रहे थे। फिर आगे रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कुछ मज़ीद रिजल्ट्स उन्होंने बताए कि उनका मानना था कि साइंटिफिक वे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो रूल ऑफ थम्स हैं इन्हें आप रिप्लेस कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम तुक्के वगैरह मारते हैं ये नहीं, बल्कि प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशंस करनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो इन्होंने बात की कि जो वर्किंग हमारा स्टाफ होता है उसकी कैलकुलेशन, उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारी मैक्सिमम आउटपुट होती है उसे तरजीह देनी चाहिए, ना कि रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट को। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर्स होने हैं उनकी उनकी केयर भी की जाए और उन्हें देखा जाए कि वो किस तरह काम परफॉर्म कर रहे हैं। और इनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे इन्हें काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया जाता रहा। तो यहाँ से हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें वहीं से आगे हम बात स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमारे हेनरी हैं, इन पे हम बात करते हैं
कि इनका कहना था कि जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बंदा काम करवा रहा होता है उसकी और जो बंदे काम कर रहे होते हैं उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मतलब जो कंट्रोल कर रहा है, जो प्लान कर रहा है और फिर जो आगे वर्कर से काम करवा रहा है, अगर उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से काम को परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से अपने काम की प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं हमारी कौन सी है। फ्रैंक एंड लियन गिलब्रथ है। ठीक है? एक्चुअली में ये हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने इस चीज़ पर स्टडी किया कि जो ये ब्रिकलेयर्स होते हैं, मतलब ईंटें पहुंचाते हैं ऊपर और बिल्डिंग्स बनाते हैं, इन्होंने कहा कि ये जो काम है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़्यादा टाइम लेता है, इसे थोड़ा कम करके 18 to 5 मिनट्स जो है इसकी कम हो सकती हैं। और इन्होंने, ये जो थे टेलर के फॉलोअर्स थे, इन्होंने उनसे भी अपना काम डिस्कस किया, और जिसकी वजह से ये टेलर्स के जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने उस पर एग्री किया कि जिस साइंटिफिक जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उन्हें ही ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को और उनकी ज़रूरियात को समझा जाए। उसके बाद थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमें मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे, और इनके बारे में हम साइकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर बात की और इन्होंने कहा कि ब्यूरो क्या होता है, डेस्क। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट की ग्रोथ में मदद देते हैं। फिर आगे इन्होंने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स भी बताया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हायरार्की ऑफ अथॉरिटी आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका कहना था कि ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन एक ही लेवल पे काम नहीं कर सकती। अथॉरिटी का बताया कि जो लोगों का ग्रुप होता है, ये एबिलिटी होती है कि आप उनसे जिस तरह काम करवाते हैं, जितना उन्हें हक देते हैं, जितनी उन्हें वैल्यू देते हैं, ये जितनी आप उन्हें अथॉरिटी देते हैं। इसमें उन्होंने 3 किस्म की अथॉरिटीज़ बताई। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनहेरिटेंस होती है, जो किंग है, किंग का बेटा किंग ही है, फ्यूचर में भी वो किंग है। ठीक है? क्रिस्मेटिक होती है कि आप जो पर्सनल ट्रेट और एबिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीवी आर्टिस्ट है, कोई बहुत ही फ़ेमस एक्टर है, कोई फ़ेमस सिंगर है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, तो उनके अंदर उनके पास एक अलग अथॉरिटी होती है। उसके बाद फिर रेशनल लीगल अथॉरिटी होती है, जो आपको कानून की तरफ से दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पुलिसमैन हैं, तो आपके पास जो अथॉरिटी है, वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। फिर इम्पर्सनैलिटी की उन्होंने बात की है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसको अपनी ज़ात को नफ़ी कर दें उसमें से। ठीक है? आपने अपने मफ़ाद के लिए काम नहीं करना, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रह के अपनी अपनी जॉब करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पुलिसमैन हैं, तो जिस बंदे से आपकी दुश्मनी है, तो आप उससे बिला वजह ही आप उस पे मुकदमे चलाने शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। या फिर आपका अगर कोई जानने वाला है, वो मुजरिम है, आप उसे डिफेंड करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जब अपना काम करते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को अपने उस काम से दूर रखें। रिटन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जब भी ब्यूरोक्रेसी की डिमांड्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं, उन्हें बाकायदा एक ऑफिशियली तौर पर डॉक्यूमेंट्स में तैयार किया जाता है, उन्हें रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, उन इंस्ट्रक्शंस को, और अपने पास सेव किया जाता है। प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, जब भी प्रमोशंस होती हैं डिफरेंट वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, उन्हें अचीवमेंट की बुनियाद पर किया जाना चाहिए, ऑफिशियली किया जाना चाहिए। किसी भी हक में जाके किसी की पर्सनली तौर पर आप उसे नहीं कर सकते, ये किसी दूसरे इंसान के लिए ज़्यादती होगी। स्पेशलाइज़ेशन होती है कि आप जब भी किसी डिवीज़न की मतलब लेबर्स करते हैं, उसके आगे उन्होंने 2 तरीके बताए हुए हैं कि आप पर्सनल जो टास्क को असाइन करते हैं। जिस बंदे का जो टास्क है आप उसे वो दें, ना कि आप उसे ये कहें कि आप ये कर रहे हो तो साथ ये भी कर लो। या जिस बंदे का जो टास्क है ही नहीं है, वो परफ़ॉर्म कर नहीं सकता, आप उसके ऊपर वो मुसल्लत नहीं कर सकते। और उसके सेकंड टाइम आती है कि पिन मेकिंग आती है, जो इसी के रिलेटेड है कि जो बंदा जिस फ़ील्ड में जो जिसकी मतलब स्पेशलिस्ट है जिस फ़ील्ड में, उसको उसी के मुताबिक काम दिया जाना चाहिए, और वो अपनी ही फ़ील्ड में अपना काम परफ़ॉर्म करे। उसके बाद फिर हेनरी फायोल के बारे में पढ़ते हैं। फेयोल है शायद, ये लिखा हुआ है हेनरी फेयोल। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इन्होंने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बुक लिखी थी 1916 में, जिसमें इन्होंने कुछ बातों को बताया कि इन्होंने भी वर्कर्स पर ही बात की, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर बात की, डिविजन्स पर बात की कि प्रोडक्शन का काम अलग होना चाहिए, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरल। इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें अलग हैं, इन सब चीज़ों को इंडिविजुअली हमें लेकर चलना चाहिए। इन सब चीज़ों पर जो ये सब फील्ड्स अलग-अलग हैं, हम इन्हें एज़ अ होल इन पर काम किसी से नहीं करवा सकते। जो प्रोडक्शन का बंदा है वो प्रोडक्शन करे, जो कमर्शियल का बंदा है वो कमर्शियल पे काम करे। फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हमने इतना पीछे लंबा लेक्चर पढ़ा है। उसके बाद हमें ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि डिवीजन ऑफ लेबर, एक जो लेबर है उनकी अच्छे से डिवीजन होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क की डिवीजन अच्छे से होनी चाहिए।
लेबर्स की डिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी शख्स को अथॉरिटी मिलती है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझे। और फिर डिसिप्लिन, मतलब अपनी अथॉरिटी का ना जायज फायदा ना उठाए। डिसिप्लिन आगे बताया हुआ है कि रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट, आप यूनिटी ऑफ द कमांड, अगर जो कमांड है वो एक ही शख्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक शख्स के पास कमांड होती है तो आपका काम अच्छे तरीके से चलता है, वरना आप मतलब वो ये होता है कि आप कहते हैं बंदा किसकी सुने, ठीक है। तो जो कमांड ऑफिसर है वो एक ही हो तो ज्यादा बेस्ट वे से काम चलता है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, जिसे उन्होंने बताया हुआ कि मैनेजर शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजर जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है वो काम करे। उसके बाद फिर रेम्यूनरेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो हम किसी को सैलरी वगैरह देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो हम उसको उसके काम के मुताबिक दें, उसको जितना जितना उसका हक बनता है उसे अपना फुली तौर पे अदा करें। सेंट्रलाइजेशन, फिर वही अथॉरिटी की बात आ जाती है कि अगर आपको कोई अथॉरिटी मिलती है तो आप उससे अपनी पर्सनालिटी को उससे दूर रखें और अपनी अथॉरिटी का नाजायज फायदा ना उठाएं। स्केलर चेन के बारे में बताया कि जो आप कहते हैं कि जो चेन ऑफ कमांड है वो एक तरीके से आगे चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास एक कमांड है, वो पहले काम कर रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जो उसका हकदार है उसे दी जाए। ऑर्डर में ऑर्डरली सारा काम को परफॉर्म किया जाए। इक्विटी, जिसमें जस्टिस और फेयरनेस होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के स्टेबिलिटी के बारे में बताया हुआ कि टेन्योर ऑफ द पर्सनल, जो हमने पहले भी पर्सनालिटी पे बात की, पर्सनल चीज़ों पे बात की। उसके बाद फिर इनिशिएटिव के बारे में बताया हुआ कि कीननेस टू वर्क, अपने वर्क में आप इंटरेस्टेड रहें। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, यूनियन स्ट्रेंथ, टीम वर्क होकर काम सीखना चाहिए। और टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म करते हैं। उस पर फिर आगे उन्होंने मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल स्कूल्स के बताए हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ पॉलिटिकल, इससे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हम सारा ऊपर पहले पढ़ आए हैं। और कुछ जो है वो कहते हैं कि बस इंसान एक मशीनरी है और उससे जितना काम हो सकता है आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ उन्हें एक काम की मशीन समझ लेते हैं, कॉग्स इन द मशीन। तो फोकस वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उनका फोकस ये होता है कि हमने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। उनका फोकस ये नहीं होता कि जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसकी कौन सी ज़रूरियात है जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 2 लेक्चर्स जो हमने कवर किए एक ही वीडियो में, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।